ये जब इस बाउंड्री को क्रॉस करके आगे चले जाते हैं when they go in the medium 2, when they go in the medium 2, ये medium 2 happens to be the denser medium, ठीक है। तो यहाँ का स्पीड है v1 और यहाँ का स्पीड ऑफ लाइट है v2, ठीक है। ये डेंसर मीडियम होने के कारण v2 is less than v1, तो ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो दीज वेव फ्रंट्स दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर, ये वेव फ्रंट्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ओके। यहाँ पर अगर टाइम t में वो ज्यादा टाइम डिस्टेंस कवर कर रहे थे, यहाँ पर टाइम t में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा था, वही अब वो डेंसर मीडियम होने के कारण यहाँ पर कम डिस्टेंस कवर करेगा इन टाइम t। सो हियर इट वाज कवरिंग डिस्टेंस λ1 और अब वो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है उसको हम λ2 बोलेंगे। दैट मीन्स when the light is going from rarer medium to the denser medium, उसका वेवलेंथ कम होता है, उसका स्पीड कम होता है। Is that clear? उसका वेवलेंथ और स्पीड दोनों कम होता है, वो यहाँ से अपने को पता चल रहा है। So this is dependence of wavelength on the refractive index। अब इसका refractive index जो है this denser medium, इसका refractive index N2 है, it is greater than N1। इसी वजह से वो denser medium है। So N2 is greater than N1। So this is how the wavelength depends on the refractive index of the medium। This is for the normal incidence। वही चीज हमें ऑब्लिक इंसिडेंस पे भी पता चलती है। इफ यू रेफर द डायग्राम हियर, अगर यहाँ पर एक डायग्राम हम ऑब्लिक इंसिडेंस की रेफर करें, दैट इज 7.5b, 7.5b दैट इज फॉर ऑब्लिक इंसिडेंस। तो यहाँ पर भी ए बी सी डी एंड ई एफ, इनमें जो डिस्टेंस है दैट इज द डिस्टेंस इक्वल टू λ1 वी से, इट इज द डिस्टेंस विच इट ट्रेवल्स इन टाइम t, ओके, इन द मीडियम 1। वही वेव फ्रंट्स जब आगे जाते हैं रिफ्रैक्ट होके डेंसर मीडियम में चले जाते हैं, तो वहां पर ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश और ई डैश एफ डैश ऐसे बन जाते हैं। और वो डिस्टेंस ट्रेवल है λ2, दिस इज द डिस्टेंस λ2, ये कम है एज कंपेयर टू λ1, जस्ट लाइक द नॉर्मल इंसिडेंस। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? इज दैट क्लियर टू यू ऑल? समझ में आ गया सबको? हेलो। तो यही कारण है, ये टाइम t ही है और ये भी टाइम t ही है, लेकिन यहाँ का डिस्टेंस है λ1, स्पीड है v1, यहाँ का डिस्टेंस है λ2, स्पीड है v2, ओके। सो अगर मैं पहले मीडियम के लिए इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे, इफ आई राइट आउट द इक्वेशन हियर फॉर द फर्स्ट मीडियम, दैट इज डिस्टेंस v, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मींस t इज इक्वल टू λ1 अपॉन v1। सिमिलरली दूसरे वाले मीडियम के लिए टाइम उतना ही है, इट इज λ2 अपॉन v2, ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। दिस इज व्हाट वी गेट देयर। दीज आर इक्वेशन 7.6 एंड 7.7। दिस इज 7.6 और 7.7, ये इक्वेशंस दिए हैं वहां पे टेक्स्ट बुक में, चेक करिएगा। अब ये दो इक्वेशंस में क्लब करके मुझे क्या मिलेगा? व्हेन आई क्लब हियर टू इक्वेशंस, दिस विल गिव मी λ1 अपॉन v1 इज इक्वल टू λ2 अपॉन v2 when I club these equations, okay, and we know that, or in other words I can say λ1 upon λ2 is equal to v1 upon v2। लेकिन जहां पर डेंसर मीडियम है तो स्पीड कम होता है, we know that velocity is inversely proportional to the refractive index of the medium, isn't it? तो वही चीज अगर मैं λ1 upon λ2 लिखूं, they are inversely proportional velocity, तो ये हो जाएगा N2 upon N1। Well, that is equation number 7.8। Please refer। यही equations दिए हैं वहाँ पे, equation number 7.8, ठीक है। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो we know that ये जो टाइम पीरियड है, this is the time it takes to complete one oscillation, जिसको λ। तो दिस इज एक्चुअली, इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर यही इक्वेशन में इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखूं तो ये बन जाएगा 1 अपॉन n इज इक्वल टू λ1 अपॉन v1। समझे क्या? 1 अपॉन n इज इक्वल टू λ1। यहाँ का जो फ्रीक्वेंसी अगर मैं लिखूंगा, इज द फ्रीक्वेंसी ना, इफ आई राइट दिस फॉर द फ्रीक्वेंसी, सो this is 1 upon u1 is λ1 upon v1, and 1 upon u2 is λ2 upon v2, and if I take the ratio of these two, this upon this, so that will become v1 upon u2
divided by 1 upon nu1, nu is the frequency, is equal to lambda 2 upon v2 divided by lambda 1 upon v1. इसी इक्वेशन से मैंने ये रेड वाला इक्वेशन लिखा है, ओके। लेकिन हमें यहाँ पर आगे जाके पता चलता है कि इसका डायमेंशनल एनालिसिस करेगा तो ये है इक्वल टू टी और दिस इज आल्सो टी एंड टी इज 1, सो यहाँ पर मुझे मिलता है nu1 इज इक्वल टू nu2. Actually, if it is taking the same time, तो time period and frequency they are reciprocals of each other. इसका मतलब ये है कि light का frequency change नहीं होता. When the light is traveling from one medium to the other medium, the frequency remains same. Frequency is the characteristic of that light. ठीक है, उसका frequency change नहीं होगा, उसका wavelength change होता है, frequency कभी change नहीं होता light का. ठीक है. So when the light is going from one medium to the other medium, क्या क्या change होता है? Velocity change होता है, then wavelength change होता है, लेकिन उसका frequency same रहता है, fixed रहता है. Frequency is the characteristic property of any particular light wave. Is that okay? और frequency की वजह से उसके अलग अलग कलर, जैसे frequency change होगा वैसे उसका कलर चेंज हो जाता है. तो लाइट का कलर जो है वो उसका frequency characteristic होता है. Is this clear to you all? This is all explained there on page number 164. Please check that. Topic number 7.7, polarization of light on page number 164. Check here. Now let us say this is the source of light. एक लाइट का बल्ब है ये. यहाँ से लाइट सब जो इस तरफ जा रहा है. तो we know that the light is in the form of electromagnetic waves. The light is in the form of electromagnetic waves. अब ये waves किस प्रकार और कैसे चले जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ. कि समझो कि the light is traveling in this direction. तो ये इस तरफ जाने वाला जो लाइट है उसका वेव इस तरह से होगा. समझो कि ये एक वेव. So I have considered this wave in the vertical plane. समझे क्या? In the vertical plane. लेकिन वो सिर्फ वर्टिकल प्लेन में होना जरूरी नहीं है. वो जो लाइट है वो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी होता है. That means the light is not only available in this vertical plane but it is also available in this horizontal plane. You understand what I am saying there? हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर भी ये लाइट होगा. इस तरह से ये जो लाइट है तो वो इस प्लेन में भी होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन. समझे? So I'll show it like this with these two arrows. But जरूरी नहीं कि वो सिर्फ दो प्लेन में होगा, वो ऑब्लिक प्लेन्स में भी होता है, वो टेढ़ा प्लेन में भी होता है, वो मेढ़ा प्लेन में भी होता है, वो सारे प्लेन्स में होता है. सो यहाँ से जाने वाले एक्चुअली इट इज इन दिस वर्टिकल प्लेन, इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इन दिस टेढ़ा प्लेन एंड इन दिस मेढ़ा प्लेन. सारे प्लेन्स में होगा वो, जो यहाँ पर दिखाया गया है पेज नंबर 165 फिगर नंबर 7.6a. ये जो दिखाया गया है कि इट इज इन ऑल द पॉसिबल प्लेन्स, द लाइट वेव्स आर गोइंग इन ऑल द पॉसिबल प्लेन्स. जो 7.7a डायग्राम है वहां से जो दिखाया गया है अनपोलराइज्ड लाइट, यहाँ से जो निकलने वाला लाइट है उसे क्या कहते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट. सो दिस काइंड ऑफ लाइट, ये जो है लाइट, इसे कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लाइट इज गोइंग इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स. इसे कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट. अनपोलराइज्ड लाइट. ठीक है. सो जिस भी किसी सोर्स से लाइट निकलता है इट इज गोइंग इन ऑल द पॉसिबल प्लेन्स. यहाँ पर मैंने बल्कि सिर्फ 4, 5, 6 ही दिखाए हैं प्लेन्स, बट इट इज अवेलेबल इन इन्फिनिटली मेनी प्लेन्स, ऑल द पॉसिबल प्लेन्स वी से. ऐसा जो लाइट होता है जिसको अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं. अब यहां से आगे अगर मैं यहाँ पर कुछ फिल्टर लगा देता हूँ, अगर कुछ फिल्टर लगा देता हूँ, जैसे कि समझो एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को मैंने वर्टिकली मूव किया तो मुझे यहाँ पे ऐसे वेव्स मिल रहे हैं. कैन आई मूव इट इन दिस डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? यस. Can I move it in theta direction? Yes. Can I move it in beta direction? Yes. I can move this string in any possible direction और वहां से मुझे waves मिलेंगे. अब another condition है कि भाई
यहाँ पर मैं एक कार्डबोर्ड लेता हूँ, यहाँ एक डिस्टरबेंस समझो के ऐसा कुछ है। यहाँ पर एक मैं कार्डबोर्ड लेता हूँ जिसमें एक वर्टिकल स्लिट है। अब अगर मैं यहाँ पर वेव्स पास कर दूं तो यहाँ से इधर तक जाने वाले वेव्स है, दे आर इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स। लेकिन इसके आगे जाने वाले प्लेन्स है वो सिर्फ वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल डायरेक्शन वाले वेव्स ही मुझे यहाँ से मिलेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? इज दिस क्लियर टू यू? यहाँ से वेव्स यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन ये जो है इसकी वजह से यहाँ पर आगे सिर्फ वर्टिकल प्लेन वाले ही वेव्स जाएंगे। सपोज मैं यहाँ पर और एक, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? इज दिस क्लियर टू ऑल? क्या मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर? ठीक है। सो अब यहाँ पर और थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करता हूं मैं कि भाई ये जो स्ट्रिंग है ये है पहला कार्डबोर्ड और ये है दूसरा कार्डबोर्ड। ये दूसरा कार्डबोर्ड इस तरह का होगा। अब मुझे बताइए यहाँ पर अगर मैं वेव्स पास कर दूं तो यहाँ पर सिर्फ वर्टिकल वाले वेव्स आगे पास होंगे। यहाँ पे तो सारे वेव्स है। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग हियर? दिस इज अनपोलराइज्ड, दिस इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड। लेकिन इस स्लिट की वजह से यहाँ पर वेव्स which are only in the vertical planes are possible, so this is called as polarized। और इसके आगे there is no wave here, there is no wave here। So what is meant by polarization? Polarization of light is हम उसके जो axis of vibration है उसको restrict करते हैं। ये दो जो कार्डबोर्ड्स है जिसके अंदर स्लिट्स बनाए हैं, यहाँ पर अगर मैं दो कार्डबोर्ड्स भी लगा दूं तो भी चलेगा। If I put here two cardboards like this, तो यहाँ से वेव आगे पास होगा, बिकॉज यहाँ पर जो स्लिट है वो वर्टिकल ही है। ये वर्टिकल स्लिट और वर्टिकल स्लिट है, यहाँ से लाइट आएगा आगे जाके। लेकिन यहाँ पर एक वर्टिकल स्लिट है और एक हॉरिजॉन्टल स्लिट है, तो यहाँ से आगे वेव्स नहीं आएंगे। यही चीज लाइट के लिए भी एप्लीकेबल होता है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर द लाइट ऑल्सो। ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड विद स्लिट लगाया है उसके जगह पर हम ये जो फिल्टर लगाएंगे इसे कहते हैं पोलराइजर, इसे कहते हैं पोलराइजर। ठीक है। इस पोलराइजर का पोलराइजिंग एक्सिस वर्टिकल है, दैट मीन्स यहाँ से आगे वो सिर्फ वर्टिकल वाला लाइट ही आगे पास करेगा। दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजर और ये उसका पोलराइजिंग एक्सिस है। तो यहाँ से आगे सिर्फ वर्टिकल वाला लाइट पास करेगा और यहाँ पर आगे वो लाइट चला जाएगा। तो यहाँ पर आगे आने वाला जो लाइट है वो सिर्फ वर्टिकल वाला ही लाइट है। वर्टिकल द लाइट विच इज हैविंग इट्स वाइब्रेशन ओनली इन द वर्टिकल एक्सिस। इज दिस क्लियर टू ऑल? नाउ दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स में देखेंगे। आई थिंक इट्स टाइम टू स्टॉप नाउ। We'll stop here today. Is that clear to you all?